हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और जी हाँ, आज बात करूंगी मैं जो CSIR नेट का एग्ज़ाम कराता है उसके बारे में, क्योंकि एक UGC कराता है नेट का एग्ज़ाम और एक CSIR के द्वारा होता है नेट का एग्ज़ाम, लेकिन जो एजेंसी कराती है वो NTA ही है दोनों के एग्ज़ाम के लिए। आज उस विषय में बात करूंगी और ये एक वीडियो मेरी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, कब से कब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, फ़ीस सबमिशन की लास्ट डेट क्या है और कितनी फ़ीस जानी है, ये सब के संबंध में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। आज मैं पूरा एजुकेशन का जो आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो सब, क्या एज लिमिट की ज़रूरत है JRF प्लस लेक्चरशिप वाले के लिए, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि केवल लेक्चरशिप वाले के लिए क्या एज लिमिट है, इससे संबंधित कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है ये एग्ज़ाम होता है, इससे संबंधित पूरी जानकारी दूंगी। जो उन्होंने अपना बुलेटिन निकाला है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो वेबसाइट पर है अपलोडेड, आप जाके देख सकते हैं, उसी से संबंधित पूरी बात करूंगी मैं आपसे। और यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए लिखा है ज्वाइंट CS तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लिखा है ज्वाइंट CSIR UGC जो नेट का एग्ज़ाम है किस किस के लिए है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है JRF एंड लेक्चरशिप के लिए और उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे ये साफ लिखा हुआ है, यानी कि जो JRF प्लस लेक्चरशिप के लिए एक होता है और एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। आपको सर्टिफिकेट मिलता है जब आप इस नेट के एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। इस बार इन लोगों ने कंबाइन एग्ज़ाम हो रहा है दिसंबर 2022 का और जून 2023 का, यानी कि एक साथ हो रहा है। वैसे क्या होता है कि 1 ईयर में जो है 2 टाइम्स जो होता है नेट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन इस बार क्या है कि इन दोनों को मर्ज करके एक ही बार में एग्ज़ाम कराया जा रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे दिसंबर 2022 वाला नोटिफिकेशन देखते रह गए, CSIR वाला, लेकिन UGC वाला तो हुआ है और उसके एग्ज़ाम चल भी रहे हैं अभी, तो उसका नहीं हुआ, तो अब ये एक साथ नोटिफिकेशन निकला है। वैसे तो 1 ईयर में 2 टाइम्स होता है, इस बात को याद रखिएगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये लिखा हुआ है। ये आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे CSIR वाली, तो वहाँ पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप भी डाउनलोड करके पूरा चेक कर सकते हैं। और वेबसाइट आपको यहाँ पे बता दूँ, ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है कि NTA कराता है इसका एग्ज़ाम, और पूरा इसके बारे में यहाँ पे ये उसकी वैल्यू, और फिर ये पूरा कंटेंट दिया है कि इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या कंटेंट है, कितने चैप्टर हैं, सारा दिया हुआ है पूरा। ये देख लीजिए आप लोग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब दिया हुआ है। तो यही सब मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगी कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे एनेक्सर भी दिए हुए हैं ये, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए फिर ये एब्रीविएशन दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दी होंगी तो बहुत से बच्चे जो हैं शॉर्ट फॉर्म को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एब्रीविएशन से आप चेक कर सकते हैं कि CBT का मतलब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और वैसे भी आपको पता है कि अब जो नेट का एग्ज़ाम है वो CBT होने लगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा। आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर करना है, वहीं पर आपको उसको सबमिट कर देना है। आपको कागज़ पे कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यानी कि पेपर की बुकलेट नहीं मिलेगी और ना ही OMR शीट मिलेगी। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक नई नॉलेज है, जो बच्चे और नेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उन्हें तो पहले से ही पता होगा। और आजकल वैसे भी ज़्यादातर एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ही हो रहे हैं। तो ये सब ये इस तरह से दिया हुआ है, आप जाके पूरा ये चेक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट भी दी है, और ये देखिए फिर से आपको मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है ये कि आपका एग्ज़ाम कब, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा है कि ये जो आप फॉर्म है वो 10 मार्च से भरे जा रहे हैं, 10 अप्रैल तक शाम के 5 बजे तक भर सकते हैं, बस इसको याद रखिएगा। आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 10 अप्रैल तक, लेकिन रात के 11:50 तक आप जमा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 10 अप्रैल लास्ट डेट है तो रात तक होगी, नहीं, शाम के 5 बजे तक है। यहाँ पर देखिए फ़ी भी क्लियर लिखी हुई है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1100 रुपये है, OBC और ये EVS जो होते हैं 10%, जनरल वाले जो होते हैं 10% का जो उनका कोटा होता है इकोनॉमिकली वाला, वो 550 रुपये है। SC ST की 275 है, थर्ड जेंडर की भी 275 है, और PWD इट मीन्स पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन लोगों की जो है वो नील है, इनको नहीं देनी है कोई फीस, इनका फॉर्म फ्री में फिल होगा। इसके संबंध में ये दिया हुआ है। इसके साथ साथ ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपके लिए ये जो करेक्शन का खुलेगा वो कब खुलेगा, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप करेक्शन के लिए
आपका फॉर्म में कोई गलत भर गया है तो आप इसके लिए चिंता ना करें। करेक्शन के लिए विंडो खुलेगी जो कि 12 अप्रैल को खुलेगी और 18 अप्रैल तक, यानी कि 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। उसके बाद आपका सिटी का इंटीमेशन जो स्लिप है वो बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा वेबसाइट के थ्रू। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग भी लिखा है, 180 मिनट्स मिलेंगे, इट मीन्स 3 आवर्स मिलेंगे आपको एग्ज़ाम को करने के लिए। इसके साथ साथ कब एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे दी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। दैट इज़ 6, 7 एंड 8 जून 2023। नेक्स्ट यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, सब अनाउंस कर दिया जाएगा। आप पहले फॉर्म फिल करिए। और वेबसाइट ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे एक बार दोबारा से आप देख लीजिए। वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं पूरी अपडेट। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि पूरा कैसे फॉर्म आपको फिल करना है। फॉर्म के फिल करने के लिए 3 स्टेप्स हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड। इनको आप एक साथ भी भर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पे लास्ट में लिखा भी है, देखिए कि ऑल द 3 स्टेप कैन बी डन टुगेदर, एक साथ कर सकते हैं और एट सेपरेट सिटिंग। मतलब आप पहली फर्स्ट स्टेप फिल कर लीजिए, आपको टाइम नहीं है, देन सेकेंड स्टेप एंड देन थर्ड स्टेप, इस तरह से है ये। तो ये इस तरह का दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसा ये सब फीस का और फॉर्म भरने का संबंधित है, ये सब आप देख लीजिएगा। इसके बाद कोविड-19 की जो पैंडेमिक थी उसके संबंध में है कि क्या है क्या नहीं। फिर यहाँ पे ये देखिए कि ये सब दिया है कि आपका जो है NTA क्या कराता है, CSIR UGC जो फेलोशिप है उससे संबंधित है इसमें। और यहाँ पर पूरा स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा इफ़ यू हैव पास्ड JRF, है ना, JRF प्लस लेक्चरशिप। देन जो है आपको CSIR जो होगा वो स्टाइपेंड देगा आपके रिसर्च के लिए। तो वही लिखा हुआ कितना स्टाइपेंड मिलेगा ये सब यहाँ पे लिखा हुआ। ये देखिए, स्टाइपेंड ऑफ अ JRF सेलेक्टेड थ्रू CSIR, ये देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए। नेट के लिए उसे 31,000 पर मंथ आपको मिलेगा फॉर 2 ईयर्स के लिए। और उसके बाद आपकी फेलोशिप का जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। फिर आप SRF में भी जा सकते हैं, ये सब रहता है इसमें, आप देख लीजिएगा। 3 ईयर्स के लिए आपको वही 31,000, फिर उसके साथ इंक्रीमेंट वगैरह लग के आपको पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा। SRF का देखिए यहाँ पे लिखा है, SRF के लिए देखिए ये सीनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड द फुल फॉर्म ऑफ SRF इज़ सीनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके लिए 35,000 पर मंथ ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ये जब देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ ये सब यहाँ पे आप देखिएगा कि कब कब का है, ज्वाइंट करा रहे हैं, ये भी यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, इसको मेंशन कर दिया है कि ज्वाइंट कराया जा रहा है जो CSIR जो है दिसंबर 2022 और जून 2023 का। तो इससे आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि बच्चा ये चाहता है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। एक तो 2 तरह का मैंने आपको बता दिया, JRF प्लस लेक्चरशिप वाला होता है एक ऑप्शन, और एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, याद रखिएगा। तो आप ये दोनों ऑप्शन होते हैं। तो आप किस एज वाले जो हैं वो इन दोनों को टिक कर सकते हैं और किस एज वाले केवल इसके लिए। जब आप पास होंगे तो आपको केवल ये सर्टिफिकेट मिलेगा या इन दोनों से कंसर्न मिलेगा, ये चीज़ है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि आपकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, ये वैसे भी मैं आपको बता दे रही हूँ। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में ये है कि एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। आपने BSc किया है या यहाँ पे MSc किया है, मतलब BSc वाले भी भर सकते हैं, ऑनर्स वाले ही, इसको याद रखिएगा इस फॉर्म को। और OBC के लिए जो है वो 50% है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ कुछ ईयर का भी है, वो आगे मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे ये लिखा है कि ये देखिए ये हो गया 10+2 यानी कि 12th प्लस ग्रेजुएशन ये, और फिर MSc के लिए जिन्होंने इनरोल करा दिया है और तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये है। लेकिन उनका ये लिखा है कि रिक्वायर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द ज्वाइंट CSIR UGC नेस्टेड रिजल्ट। मतलब आपका ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है, आप भले ही MSc के कैंडिडेट हैं, आप परसुइंग हैं, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आएगा उससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया जाएगा। ये सब इसमें दिखाया गया है। ये यहाँ पे देखिए, मैं आपसे कह रही थी BSc ऑनर्स वाले जो हैं ये भी भर सकते हैं इसको, और जो MS PhD में इनरोल करा लिया है उनके 55% मार्क्स होने चाहिए, OBC के लिए 50%, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिए।
तो ये सब है। वैसे तो एमएससी जो किए होते हैं वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये साइंस वाला होता है, साइंस एंड टेक से संबंधित। ये देखिए इसके लिए देखिए यहाँ पे देखिए ये लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला नेट क्वालिफिकेशन के लिखा है कि जो मास्टर डिग्री जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले कर रखी है, प्रायर कर रखी है, तो उनके लिए 50% मार्क्स का जो है वो एलिजिबिलिटी दी गई है। ऐसा नहीं कि आपके 55% मार्क्स पीजी में होने चाहिए, ऐसा नहीं है इसमें। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एज लिमिट, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बच्चा जानना चाहता है इस पे। तो जेआरएफ और जेआरएफ के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो आपके पास 28 ईयर्स के आप हों, उससे ज़्यादा ना हो, यानी कि 1 जुलाई 2022 जो है तब का ये माना जाएगा। यानी कि 1 जुलाई 2022 को आप 28 साल के हो गए हों, उससे अगर ज़्यादा के आप हो रहे हैं तो आपको, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है फिर SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि 28 + 5 = 33 हो जाएगा। इफ़ दे उनकी एज जो है वो 33 ईयर्स की हैं वो SC और ST वाले, तो जेआरएफ के लिए वो एलिजिबल हैं। जबकि OBC वालों के लिए क्या है, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर्स के हैं, याद रखिएगा OBC वालों के लिए। और हाँ, यहाँ 5 ईयर्स का फीमेल का भी है, याद रखिएगा, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, याद रखिएगा। और PWD भी हैं इसमें, पर्सन विद डिसेबिलिटी। और OBC कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं उनको केवल 3 ईयर्स का जो है वो रिलैक्सेशन है, यानी कि 28 + 3 = हो गया 31। आप अगर 31 के हैं, 31 ईयर्स के हैं, तो आप इसको भर सकते हैं। 31 से ऊपर एज अगर आपकी हो रही है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन आप लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, इसमें तो मैक्सिमम एज का इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, आप नेट का फॉर्म फिल करें। आपको जेआरएफ नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा। जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी तो आप अपना फॉर्म तो फिल कर सकते हैं। एक अच्छी जॉब, रेपुटेटेड आपको जॉब मिलेगी, है ना। इसमें जेआरएफ में होता है, आप रिसर्च जब करते हैं तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको स्टाइपेंड मिलता है, और वैसे आप रिसर्च करेंगे तो आपको स्टाइपेंड कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पे दिया ही हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT है। और फिर पैटर्न ऑफ एग्जाम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए, केमिकल साइंसेस के लिए अलग पैटर्न है, और दूसरे उसके लिए अलग पैटर्न है, लाइफ साइंसेस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए अलग पैटर्न है, फिजिकल साइंसेस के लिए अलग पैटर्न है, सबके लिए अलग पैटर्न है। उस पैटर्न को याद रखिएगा। माइनस मार्किंग भी बहुत ज़बरदस्त है इसमें, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है द टेस्ट विल कंडक्टेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट का मतलब फर्स्ट पार्ट जो होगा वो कॉमन होगा, जिसमें कॉमन क्वेश्चन आएंगे GS के। सेकेंड पार्ट आपका सब्जेक्टिव होगा। थर्ड पार्ट में जो होगा आपका साइंटिफिक बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको ये नॉलेज के लोग आपको जानना चाहेंगे कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं और कितने अच्छे से साइंटिफिक लाइन में आपकी पकड़ है, यानी कि क्योंकि ये साइंस एंड टेक से संबंधित ये CSIR जो है वो एग्ज़ाम कराता है, उसमें यही साइंस और टेक वाले सब्जेक्ट होते हैं सारे। तो यहाँ पे आपने PG कर रखा होगा, क्योंकि MSc कंपलसरी है इसके लिए। ज़्यादातर सिलेबस के लिए आप जैसे मान लीजिए आपने जूलॉजी से कुछ किया है तो आप PG हो जूलॉजी में, है ना। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे ही बॉटनी का भी है तो उसमें भी आप PG होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। 3 पार्ट में होगा। तीनों पार्ट जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये बता दिया है यहाँ पे। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। तीनों पोर्शन में ऐसा नहीं होगा 3 पार्ट में और एक पार्ट हो गया तो आपको थोड़ी देर का ब्रेक मिल गया, नहीं, लगातार तीनों पेपर होंगे आपके। और पूरा डिटेल यहाँ पे ये दिया हुआ है। देखिए केमिकल साइंसेज में क्या है, आपके पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, पार्ट 3 ये है। टोटल क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, 120 आएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, हर हाल में अटैम्प्ट करने 15 क्वेश्चन। इसके लिए 35, यानी कि इसमें से आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इसमें भी आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे पार्ट C में, जिसमें आपको काफ़ी मिल रहा है ऑप्शन, यानी कि 35 क्वेश्चन जो है आप छोड़ सकते हैं। यानी कि आपको 75 क्वेश्चन तो हर हाल में ऑप्ट करने होंगे, और जो आप पहले क्वेश्चन ये 15 ऑप्ट करेंगे वही चेक होंगे। 15 के बाद आपने मान लो टोटल 20 कर दिए, तो लास्ट सेकेंड के जो बाद के जो होंगे 5 क्वेश्चन वो आपके
चेक नहीं होंगे, भले ही आपके वो वाले क्वेश्चन सही हो। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कोशिश ये करिएगा केवल इतने ही क्वेश्चन आप ऑप्ट कीजिए जिससे कि यही चेक हो। हर करेक्ट आंसर के लिए, करेक्ट आंसर लिखा, हर करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स है, यानी कि अगर आप 15 क्वेश्चन ऑप्ट करते हैं तो 30 मार्क्स इसमें मिलेंगे। इसमें कितने 35 में, यानी कि 70 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आप 25 यानी कि 50 मार्क्स मिलेंगे। तो आप खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल 200 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम होगा। और इस चीज़ को याद रखिएगा करेक्ट आंसर पे आपको। और यहाँ पे कम से कम आपको ये फिर इनकरेक्ट के लिए आप याद रखिए, इनकरेक्ट के लिए यहाँ पे बहुत है। 0.5 का मतलब क्या हुआ, अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक आपका क्वेश्चन कट जाएगा। यहाँ भी 2 क्वेश्चन गलत होने पे एक क्वेश्चन कट जाएगा। और यहाँ पे तो 1 का अगर एक गलत हुआ तो दूसरा आपका अपने आप ही एक कट जाएगा। ये तो बहुत, जो आपकी माइनस मार्किंग है वो बहुत वैसी है। यहाँ पे देखिए फिर इसका भी देखिए, यहाँ पर भी यही है कि 20 क्वेश्चन इसके, 50 इसके, 80 इसके आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। आपको एटलीस्ट जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन याद रखिएगा, वो 15 करेंगे। यहाँ पे 35 करेंगे, यहाँ पे 25 करेंगे। 75 क्वेश्चन है आपके। और आपको जो हर करेक्ट के लिए 2 और 2 मार्क्स, और इसमें 4 मार्क्स मिलेंगे, है ना। ऐसे ही ऊपर भी इसमें भी 4 मार्क्स आपको मिल रहे थे। इसका मतलब इसका क्या हुआ, इसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे कितने मिल रहे थे आपको, यहाँ 70 मिल रहे थे, यहाँ 30 मिल रहे थे, तभी ये टोटल 200 हो रहा था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर भी यही है आपका, यहाँ पे यानी कि यहाँ को 30 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे आपके सही होने पर, बिल्कुल सही होने पर यहाँ पर मिलेंगे 70 मार्क्स, और यहाँ पर मिलेंगे 100 मार्क्स, यानी कि फिर 200 आपके मार्क्स टोटल इसका है। इसमें भी माइनस मार्किंग जो है बहुत वैसी है। इसमें 0.5 की, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, 1.32 की। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कोशिश ये कीजिएगा कि आप करेक्ट आंसर ही दें। और जो आपकी गलत, तभी आपको इसमें एक ऑप्शन मिला है कि आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। सेम इसमें देख लीजिए, लाइफ साइंसेस में जाके देखिए, ये देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन हैं, कितने आपको अटैम्प्ट करने हैं, कितने के मार्क्स हैं, कितने की माइनस मार्किंग है, कितने का टोटल है। तो कोशिश ये करिएगा करेक्ट आंसर ही आप पुट करिएगा, आप अपना आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग बहुत वो है। इसलिए ये एग्ज़ाम जो है टफ़ पड़ता है लोगों को। मैथमेटिकल साइंस के इस तरह के ये है, आप देख लीजिए, इसमें भी ये है। टोटल आपका है 200 मार्क्स का, इसको याद रखिएगा। टोटल एग्ज़ाम जो है आपका कितने का, 200 मार्क्स का। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है, यहाँ भी जो है आपका टोटल एग्ज़ाम 200 मार्क्स का है ना। और इसमें माइनस मार्किंग हो, कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे, ये है। अब ये जो मैं आपको बता रही थी, ये देखिए, इन्होंने फिर पूरा लिख दिया। केमिकल साइंसेज में क्या है कि आपके जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू आंसर इतने क्वेश्चन, फिर इसमें लिखा है कि यहाँ पर ये आप देखिए, यहाँ पे लिखा है, इस चीज़ को मैं आपको दिखाऊं, ये लिखा है कि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट, मतलब ABC से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं। और आपको इतने, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो कौन से, ओनली फर्स्ट, यानी कि पहले वाले इतने क्वेश्चन जो हैं वो आपके चेक होंगे, और बाद वाले आपने कर दिए हैं वो चेक नहीं होंगे। यही बात मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे आप पहले 15 को जो भी जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं उनको सही अटैम्प्ट कीजिए, बाद वालों से कोई मतलब नहीं है। जो इनका है कि इतने क्वेश्चन आपको करने, उतने ही। ऐसे इन्होंने अर्थ साइंसेस का भी दिया है, लाइफ साइंसेस का भी दिया है, मैथमेटिकल साइंसेस का, सबके बारे में दिया है कि इतने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे और बाद वाले आपके जो हैं वो चेक नहीं होंगे। इस तरह से लिखा है। तो पूरा आप अच्छे से इसको तैयारी कीजिएगा इसकी। और ये सब्जेक्ट कोड दे रखे हैं सबके। 701 जो है केमिकल साइंसेस का, 702, 703, 4, 5 ऐसे करके दे रखा है। आप सब्जेक्ट कोड देख लीजिए, बहुत से बच्चे सब्जेक्ट कोड में परेशान होते हैं। फिर ये पूरा सिलेबस जो है वो ये इन्होंने लिखा है कि सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर MCQs पेपर के लिए वो CSIR HRDC की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। पूरे सिलेबस की जो है मैं आपको उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। इसमें थोड़ा वीडियो जो है बड़ी हो जाएगी, इसलिए वैसे भी बड़ी हो जाएगी थोड़ी। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो हैं उनका पूरा क्राइटेरिया ये दे रखा है, ये आप देख लीजिए। पूरा क्राइटेरिया दे रखा है कि किस कौन सा फिजिकल डिसेबल है तो उसके लिए कौन कौन सा माना जा रहा है, इंटेलेक्चुअल वाले के लिए, मेंटल बिहेवियर वाले के लिए, और ये इन सब के लिए ये सब दिया हुआ है। ये आप पढ़ लीजिएगा, अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी। और इसके साथ साथ फिर ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा यहाँ पे ये दे रखा है कि फाइनल सबमिशन ऑफ द एग्ज़ाम, और इस तरह से ये दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा।
काफ़ी बड़ा 97 पेज का इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसको आप एज लिमिट और ये सबको ध्यान रखिएगा। इसमें जो वो भी है इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ जो है वो आपके समझने के लिए। इसमें देखिए एडमिट कार्ड से संबंधित लिखा है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये पूरा इन्होंने अपना ये प्रोहिबिशन मटेरियल भी दे रखा है कि आप जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए कौन कौन सा मटेरियल प्रोहिबिटेड है वो सब आप पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सा मटेरियल आप नहीं ले जा सकते। अनफेयर मीन्स में क्या क्या मानते हैं वो कि ये अनफेयर है, जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सब भी आप पढ़ लीजिएगा। अनफेयर मीन्स में क्या क्या मटेरियल है जो हम नहीं ले जा सकते, जो हमारे लिए। फिर चैलेंज करने के लिए देखिए लिखा है, चैलेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि बच्चे जो है क्वेश्चन चैलेंज करना चाहते हैं। इन्होंने वेबसाइट लिखा है, इस पर चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए आपको 2 से 3 दिन मिलेंगे आंसर की के दिखाने के बाद। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लिखा है कि 200 रुपये पर क्वेश्चन आपको देने होंगे चैलेंज करने के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चैलेंज अगर आप आंसर की को करना चाहते हैं एग्ज़ाम के बाद तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वैसे ये बाद में भी आएगा। और यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी है रिकॉर्ड क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया है उसकी डिक्लेरेशन रिजल्ट जो है वो इस पे होगा, वेबसाइट पे वो सब है ही। और आंसर की जो है वो 2-3 दिन के अंदर उस पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। ये सब आपका दिया है इसमें, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, क्या प्रोसीजर है उसका, किस तरह से एग्ज़ाम आपको देना है, ये सब इसमें दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये सब दिया हुआ कि फ़ीस आप किस तरह से भरना है, ये सब इसका मोड दिया हुआ, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट, ये सब। फिर इसमें ये भी दिया है कि यहाँ पे मान लीजिए आप SBI के थ्रू कर रहे हैं पेमेंट तो हेल्प डेस्क नंबर, कस्टमर केयर नंबर, और अगर ICICI के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ पूरा ईमेल ID इनके बारे में और इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इनसे आप बात कर सकते हैं अगर आपको पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ आप CSIR नेट की जो वेबसाइट है इस पर, या जो फ़ोन नंबर है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब दिया है। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया पहले से ही। यहाँ पे देखिए फिर से ये लिखा है कि MSc और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। वैसे BSMS, BS 4 ईयर जो होता है, BE, BTech, B Pharma, MBBS 55% मार्क्स, OBC के लिए जो 50% मार्क्स, थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे ही दिया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी 50% मार्क्स, ये सब दिया है 55%, ये सब देख लीजिएगा। तो BTech वगैरह B Pharma वाले कौन भर सकते हैं, ये सब है। ये भी लिखा है फिर से, कैंडिडेट इनरोल MSc हैविंग पास किया है उन्होंने, यही सब मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखा, बता दिया था आपको, तो वही यहाँ पे रिपीट किया हुआ है सब। तो ये सब आप देख सकते हैं। फिर ये आपके सेंटर आ गए, एग्जामिनेशन की सिटीज़ हैं, आपको हर स्टेट दिया है, स्टेट में कौन कौन सी सिटीज़ इन्होंने बना रखी हैं, फिर उनके कोड दिए हैं कहाँ कहाँ, आप ये चेक कर लीजिएगा कहाँ कौन से स्टेट में उसकी कौन सी सिटी में आपको एग्ज़ाम देना है, उससे पूरा ये दिया हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश का दे रखा है ये सब यहाँ पर, उसके ये शहर दे रखे हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, पूरा ऑल इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम होता है, तो ऑल इंडिया। फिर इसके बाद कौन कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी उनके संबंध में पूरा दे रखा है, पूरा ये सर्टिफिकेट कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, पूरे सर्टिफिकेट आप देख के बनवाइएगा जो आपको ज़रूरत है। OBC वगैरह वाले ये सब सर्टिफिकेट क्या क्या इनका क्राइटेरिया, उसको रीड करने के बाद आप उसको बनवाइएगा। और अगर आपके पास बना हुआ है और अगर वही चल रहा है आप पर रीड करने के बाद, तो आप उसको ही चलाइएगा। ये सब इसमें दिया हुआ है। और कैसे आपको इसमें भरना है फॉर्म, देखिए पूरा दे रखा है ये किस तरह से, पूरा यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उन्होंने अपना सब कुछ समझा रखा है। आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं, पूरा आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए भी बहुत आसानी है, क्योंकि पूरा उन्होंने क्लियर बहुत अच्छे से समझाया है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि 97 पेजेस का इनका बुलेटिन है, तो उन्होंने सब अच्छे से दिया है इसमें। आप अच्छे से जाके इसको रीड करिए, पहले रीड करने के बाद इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत है पूरा देखिए, फॉर्म का तरीका पूरा दे रखा है। देखिए कि फॉर्म आपका ये देखिए लिखा है पूरा, ये देखिए पूरा यहाँ पे ये दे रखा है, ऐसे ऐसे करके आएगा पूरा आपका सब। आप रीड करिए पूरा पूरा, ये सैम्पल दे रखा है उन्होंने। फिर इन्होंने ये इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे करके हम इसका वो निकालते हैं एग्ज़ाम। इसके साथ साथ ये परसेंटाइल निकालेंगे आपके, जैसे बहुत सारी शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसकी परसेंटाइल निकलेगी। यहाँ पे ये देखिए दिया है, अगर परसेंटाइल स्कोर निकलेगा रॉ मटेरियल, मतलब सेशन 1 डे 1 में शिफ्ट 2 डे दोनों शिफ्ट का जो है
पूरा उनका जो है परसेंटाइल ये निकालते हैं। फिर इनके परसेंटाइल के बाद नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा उसमें आपकी फिर वो कट ऑफ जारी करेंगे। उस कट ऑफ के बाद आपको पता चलेगा कि आप किस कट ऑफ में आ रहे हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल दोनों इनको वो करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि पहला अगर पेपर्स इजी आया एज़ कम्पेयर टू सेकेंड शिफ्ट तो सबका नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर उसके बाद आपको जो है फाइनल रिजल्ट अपना पता चलेगा। तो दोस्तों मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको यहाँ पे बता दिया है कि क्या क्या इसकी बारे में जानकारी है। पूरा कोशिश मैंने की है कि पीजी कौन कौन से हैं, फिर वो जो एमबीबीएस वगैरह करते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए भी फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी है, वो सब आप भर सकते हैं। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए उसका भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स इन सब से पीजी किए हुए हैं और जिन्होंने पीएचडी में एनरोल कर दिया है या पीजी में फाइनल ईयर में है, वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, आपको लगा हो कि इन्फॉर्मेशन अच्छी दी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। मोटिवेशन मिलता है मुझे। अच्छे से फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए बढ़िया से, क्योंकि पेपर बहुत टफ है, माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है, इसलिए याद रखिएगा और अच्छे से पेपर की तैयारी करिएगा। क्वेश्चन अटैम्प्ट तो कम करने, लेकिन बिल्कुल केयरफुली करने, ये चीज़ है। जबकि यूजीसी नेट में माइनस मार्किंग नहीं होती तो उसमें सारे आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। फॉर्म को अच्छे से भरिए, तैयारी कीजिए और आपका अच्छे से नेट का एग्ज़ाम पास हो। जो जीआरएफ के लिए एलिजिबल हैं वो जीआरएफ भी अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ, जिससे कि उनकी पीएचडी के लिए उन्हें स्टाइपेंड मिल सके, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो सकें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद।